तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगी, तुम शादी कर लेना और रोटियां पकाना। लड़कियां जानती थी कि मैं किस जात से बिलोंग करती, तो वो टिफिन शेयर नहीं करती थी, बोलती थी चमार साथ के साथ कौन खाता है। हम दोनों का था कि हम शादी करेंगे। उसकी मदर ने भी मुझे कॉल किया और उन्होंने भी बहुत गालियाँ दी मुझे, और मेरे फादर को भी बहुत गालियाँ दी। मैं इनविजिबल होना चाहती थी, लोग मुझे देख ना पाए। मैं जब खड़ी होती थी तो मैं फ्रीज कर जाती थी। नीतीश कुमार मेरे एग्जीबिशन में आए, जब उनके खुशी देखी मैंने वहाँ पे, तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा हमारे देश में आज भी जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है। हम आज भी चाँद पे पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ धरती पे जाति का जो एक बहुत बड़ा जो दंश है, वो एक बहुत बड़ी जो प्रजाति है, पूरा एक समाज है, वो झेल रहा है। और इस जाति प्रथा की वजह से कहीं न कहीं मेरा लाइफ़ भी बहुत हद तक इफ़ेक्टेड रहा है। मेरे फादर को मैंने शुरू से जो जाति प्रथा से जो प्रॉब्लम उनके लाइफ में आई है, उसको मैंने बचपन से देखा, जब मैं छोटी-सी थी, और खुद भी झेला। तो इस मंच से, जो जोश टॉक के मंच से, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जर्नी आपके सामने रखूँ और आपको बताऊँ कि किस तरह से मैंने ये सब कुछ झेला और आगे बढ़ने की कोशिश की है, और एक समाज को एक मैसेज देने का कोशिश किया है। नमस्कार, मेरा नाम मालविका राज है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ। आप लोगों ने में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरा आर्ट फॉर्म देखे हैं और मुझे जानते होंगे। बचपन से मुझे डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये डिस्लेक्सिया जो वर्ड है, उस टाइम जब 2000 के ज़माने में ये नहीं पता था कि क्या होता है। तो मुझे, जब मैं बचपन में पढ़ने लिखने में, मुझे वर्ड्स मेरे आँखों के सामने घूमते थे और मैं चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाती थी, नंबर्स कनेक्ट नहीं कर पाती थी। तो इसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। मेरे टीचर्स, यही रीज़न था कि मैं बैक बेंचर थी और चाहती थी कि मेरे टीचर मुझे ना देखें। और उस दौरान में सारे टीचर्स के सामने मैं बिल्कुल, मुझे बहुत बार कुछ बोले, बहुत बार उन्होंने गलत-गलत, तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगी, तुम शादी कर लेना और रोटियाँ पकाना अपने पति के घर में, तुम्हारा यही लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि तुम क्या कर रही हो? तुम पढ़ाई में क्यों नहीं सही आ पा रही हो? लोग जब स्कूल में बच्चे पढ़ा करते थे, खड़े होके रीडिंग दिया करते थे, तो मैं जब खड़ी होती थी तो मैं फ्रीज कर जाती थी पूरी तरह से। मुझे समझ में नहीं आता था, सब कुछ घूमने लगता था, लेकिन मैं ये चीज़ किसी को बता नहीं पाती थी। मेरे फादर, उनको भी नहीं पता था कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, लेकिन वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। मैंने टीचर्स के पास जाना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, कि ट्यूशन्स करना, मेरे फादर ने ट्यूशन भी कराया, वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। मैंने छोड़ दिया। स्कूल में मैंने सफ़र किया, लोग मेरे साथ लंच नहीं करते थे। लड़कियों को पता था कि मेरी जाति के बारे में पता था। लड़कियाँ जानती थी कि मैं किस जात से बिलॉन्ग करती, तो वो टिफ़िन शेयर नहीं करती थी, बोलती थी चमार जात के साथ कौन खाता है। तो मैं एक लड़की थी जो वो भी दलित थी, उसके साथ हम दोनों बैठ के खाया करते थे। मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मुझे पता था कि मैं डांस में बहुत अच्छी थी, सो मैंने 4 साल डांस सीखा, भरतनाट्यम एज अ डांस सीखा। बट इस डांस के दौरान मेरे पैर में इतनी बड़ी इंजुरी आई कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, और ये मेरा सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था लाइफ का, क्योंकि मैं डांस नहीं कर सकती। तब मैंने सोचा कि अब क्या आगे करना है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती थी, मैं अपने माँ-बाप का सपना जो है, वो शायद नहीं पूरा कर सकती। वो भी मेरे दिल में एक एक कचोटता था मुझे कि मैं नहीं कर सकती। मेरा एक बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं, या मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे लाइक करता था, और मैं भी उसको लाइक करती थी। और मेरा था कि हम दोनों का था कि हम शादी करेंगे। जब उसको पता चला कि मैं दलित हूँ और चमार जाति से बिलोंग करती हूँ, तो उसने मुझसे बिल्कुल कट ऑफ करने की कोशिश की। और जब मैंने सवाल किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तो उसने ये बताया कि ये जाति की वजह से वो मुझे नहीं अपना सकता है। और उसकी मदर ने भी मुझे कॉल किया और उन्होंने भी बहुत गालियाँ दी मुझे, और मेरे फादर को भी बहुत गालियाँ दी। फिर तब मुझे लगा, फिर मैं वहाँ से जब निकली,
जब वो लास्ट मेरा था कि मैंने उस इंसान को मुड़ के नहीं देखा। मैं जब वहाँ से निकली थी तो सोचा कि अब हो गया। मैंने ये सब खत्म कर दिया और इसके बाद मैं उसको मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने उस टाइम फैशन डिज़ाइनिंग बड़ा नया था हमारे लिए कि फैशन डिज़ाइनिंग किया जा सकता है। मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम फैशन डिज़ाइनिंग करो। कॉलेज के बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैं उसमें पास हो गई। मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं ऐसे कैसे पास हो जाऊँगी कि लाइक जहाँ मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं झेल रही थी और अपनी पढ़ाई को लेकर और बट जब जब मैंने मेरा प्लेसमेंट हुआ वहाँ पे मैं वहाँ जब इंटरव्यू में बैठी हुई थी उस टाइम भी मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इसमें मैं आ जाऊँगी, इंटरव्यू में मेरा निकलेगा और मैं इसमें पढ़ूँगी इस कॉलेज में। बट इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बढ़िया रहा। वहाँ पे टीचर्स ने बहुत सराहा मुझे और जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो प्लेसमेंट के बाद हमारे को एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें सबसे बेस्ट जो वहाँ कॉलेज के जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे और उनका वीडियो दिखाया गया कि वो कैसे डिज़ाइनिंग किया उन्होंने, उनका शो दिखाया गया, रैंप वॉक हुआ और मैं बिल्कुल कोने में एक बैठी हुई थी और वो शो देख रही थी और उसमें सारे शो में किनको बेस्ट क्रिएटिव अवार्ड मिलता है, किनको बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड मिलता है। मैं एक कोने में बैठ के ये सोच रही थी कि क्या ये मुझे मिल सकता है? तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद ये अवार्ड उस अवार्ड के लिए मेरा जो इनर अंदर का जो आत्मा है वो लग रहा था कि वो मुझे चाहिए। उस फर्स्ट सेशन में ही, कॉलेज के फर्स्ट सेशन में ही मुझे ऐसा लगा कि वो अवार्ड मुझे चाहिए। जब मैं लास्ट ईयर में थी मैंने एक शो जो हमारे कॉलेज में शो होता है उसमें भी मैंने बहुत मेहनत करके मैंने सोचा कि कुछ अलग बनाना है और तब मैंने एक अपना पूरा कलेक्शन बनाया 5 गारमेंट का। और जब शो हुआ, रैंप पे शो हुआ तो उस टाइम मुझे बेस्ट क्रिएटिव अवार्ड मिला। तब मुझे वो पहला दिन याद आया अपने कॉलेज का कि कैसे मैं उस टाइम जो सीनियर्स थे उनका जब मैं वीडियो देख रही थी तो मेरे दिल में क्या हो रहा था और वो अभी निकल के आया है। जब मेरे हाथ में अवार्ड आया, मेरे पेरेंट्स खुशी से नाच रहे थे, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर वो लोग सारे स्टेज के नीचे बैठे थे और वो लोग इतना खुशी मतलब मुझे ऐसा तब लगा कि जो मैंने अपने माँ पापा को नहीं दिया लाइक डॉक्टर नहीं बन सकी लेकिन जब उनके खुशी देखी मैंने वहाँ पे तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी जब फैशन शो हुआ और ये जब मुझे अवार्ड मिला तो उस टाइम ये भी होता है कि आप कॉलेज में हो और प्लेसमेंट का दौर आता है तो लोग प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं आपको जॉब देने के लिए उस सारे इंटरव्यू में मैं गई बट मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ मुझे लगता है कि मेरा जो स्पीकिंग है मैं बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ और बहुत ज़्यादा वोकल नहीं हूँ मैं तो बहुत दबी हुई और वैसी ही रहती हूँ शुरू से। कंपनियाँ जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसमें ये चीज़ माँगते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें मेरा बिहार का बैकग्राउंड होना और ये सब चीज़ बहुत मैटर किया और मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिला। लेकिन जिस दिन मेरा जो शो हुआ, जब रैंप पे मेरा गारमेंट आया, उसी दिन मेरी क्रिएटिविटी को देख के मुझे वहीं पे जॉब ऑफर मिला और जो दिल्ली की सेकंड बेस्ट जो कंपनी है वहाँ पे मेरा जॉब लगा और मैं एज अ डिज़ाइनर मैंने वहाँ काम किया। वहाँ मैंने 3 साल काम किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में। लेकिन समहाउ मेरा जो सबसे ज़्यादा मेरा जो लेग का इश्यू था, जो डांस करने के दौरान मेरा लेग का इश्यू था,
वो वहाँ पे दौड़ने भागने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा और जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया था कि मेरे लेग्स में स्वेलिंग होने लगी और मैं चल नहीं पा रही थी। तो उसकी वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और मैं वापस घर गई। वापस घर जाने के बाद मेरा ऑपरेशन कराया गया। मेरा ऑपरेशन 2 बार ऑपरेशन हुआ मेरे लेग का और मैं ऑलमोस्ट बेड रिडन थी, साल भर मैं बेड रिडन थी। मम्मी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, जो मैं कभी रिपे नहीं कर सकती उनको वापस नहीं दे सकती, बट उन्होंने बहुत कुछ किया। और इसी दौरान में क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा जो जो इंसान हमेशा काम करता रहता है और उसको ऐसे बैठना थोड़ा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मेरे मेंटल इश्यू में। मेरा मेंटली बहुत ज़्यादा इश्यू होने लगा था। तब जब स्टार्टिंग से मैं बहुत अच्छी थी पेंटिंग में और कभी मौका नहीं मिला था कि इसको मैं आगे कुछ और करूं। तो जब मैं घर में थी तो मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम क्यों नहीं पेंटिंग करना शुरू करो, अगर तुम अभी अभी अच्छा मौका है कि तुम पेंटिंग कर सकती हो। मैं गई, एक टीचर हैं उनसे मैंने मधुबनी आर्ट फॉर्म सीखा और मधुबनी के बारे में मैं पहले से जानती हूँ क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो मधुबनी पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगता था और उसमें कैसे स्टोरी टेलिंग किया जाता था, वो शुरू से मेरे मैं जब कॉलेज में भी थी तो मधुबनी आर्ट फॉर्म के बारे में जानती थी और लोगों को बताती थी। लेकिन कभी मौका नहीं मिला था कि मैं इसके ऊपर काम करूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे दीदी का सजेशन, तो मैंने शुरू किया पेंटिंग करना और मधुबनी सीखा। तो मैं ना कहीं वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा था उस पेंटिंग से। मैंने फिर फादर से अपने बताया कि वो चीज़ नहीं निकल के आ रहा है जो मुझे चाहिए। तो हमने डिस्कशन किया, बहुत दिनों तक डिस्कशन चला मेरे फादर से कि क्या होना चाहिए। फिर हम कंक्लूज़न पे ये निकले कि क्यों नहीं मैं बुद्ध की पूरी जर्नी, उनका पूरा जो लाइफ हिस्ट्री है उसको मैं अपने आर्ट वर्क में दिखाऊँ। तो मैंने पहली बार ये पूरा एक 35 पेंटिंग कैनवस जो होते हैं वो 35 कैनवसेस बनाए, जिसमें बुद्ध की हर एक स्टोरी को मैंने डालने की कोशिश की। और जो मेरा पहला शो हुआ था वो बोध गया में मैंने फर्स्ट शो किया था, जो जिसको बहुत लोगों ने सराहा। नीतीश कुमार मेरे एग्जीबिशन में आए तो वो मेरे लाइफ का कि उन्होंने मेरा पेंटिंग देखा और उन्होंने मेरे पेंटिंग का जो तारीफ की, वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं जब अपने बचपन को याद करती हूँ, जब मैं इनविजिबल होना चाहती थी, लोग मुझे देख ना पाएँ और लेकिन अब मैं जो काम कर रही थी उसमें लोग मुझे सराह रहे थे, लोग मुझे मेरे मेरे काम को एप्रिशिएट कर रहे थे। तो जब इतना कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में, बहुत सक्सेस बट स्टार्टिंग ऐसा लग रहा था सक्सेस स्टार्ट हो रहा है मेरे लाइफ में। इस एग्जीबिशन के बाद मैंने दूसरा एग्जीबिशन जो है वो पटना में किया, पटना आर्ट कॉलेज में किया और वहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए, बहुत सराहना किया। बट अगेन एक क्वेश्चन मार्क था कि मधुबनी और बुद्ध क्यों? उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए, एक एक बहुत एल्डर पीपल, बहुत बूढ़े थे और वो आए मेरे पास और उन्होंने एक साफ इनकार किया कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम मधुबनी में ये सब नहीं दिखा सकती हो। मधुबनी का एक अपना है और बुद्ध को तुम मधुबनी आर्ट फॉर्म में जो दिखा रही हो वो बुद्ध नहीं है मधुबनी में। उनको भी मैंने काफ़ी पोलाइटली मैंने समझाया कि मैं एक नया काम करना चाह रही हूँ, मुझे डालना है बुद्ध की स्टोरी को। बट समहाउ उनको मैं खुश नहीं कर पाई और वो वहाँ से चले गए। फिर उस एग्ज़िबिशन के बाद मेरा एग्ज़िबिशन का जो दौर था वो चलने लगा। लाइक मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्ज़िबिशन किया। जहांगीर आर्ट गैलरी में जहाँ पे लोगों को सालों लग जाते हैं एग्ज़िबिशन करने के लिए। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मुझे मेरा नंबर आ गया, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर ही मुझे वो एक स्पेस मिला और वहाँ भी मैंने एग्ज़िबिशन किया। फिर ये जो
दौर है एग्ज़िबिशन का और लोग लोग मुझे जानने लगे, बहुत सराहना मिली, तो ये सब आगे चलने लगा। सो इस एग्ज़िबिशन्स के दौरान ही बहुत लोग जानने लगे मुझे। तो एक एक पेंटिंग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर मुझे एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया कि उनको एक पेंटिंग चाहिए जिसमें बाबा साहब की पूरी जो स्टोरी है, जो उनका पूरा लाइफ है, जर्नी, उसके बारे में मतलब उसके ऊपर एक पेंटिंग मधुबनी आर्ट फॉर्म में बनाने के लिए। वो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था उस टाइम, और मैंने वो पेंटिंग ऑलमोस्ट 3 मंथ में कंप्लीट किया, और वो पेंटिंग अभी यूके में एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, अभी अगर आप लोग को कभी घूमना हो या कहीं वो अभी भी वहाँ पे लगी है। सो ये मेरे लिए बहुत प्राइड का मोमेंट था। मेरे लाइफ की जो सेकंड स्टेज बोलते हैं, मैं सेकंड स्टेज पे आ गई थी, और तब मैं एक दलित बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने बचपन से जाना है कि कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस तरह होता है। मेरे फादर ने बहुत कुछ झेला है। ये जो चीज़ थी, ये जो अंदर की जो फीलिंग थी मेरे दिल में कि ये मतलब कैसे निकालूँ मैं इसको बाहर। तो मुझे ये पेंटिंग में, तब जब मैंने बाबा साहब की जब पेंटिंग बनाई, तो मुझे लगा कि इसी को और लंबा किया जा सकता है। लाइक जितने महापुरुष हैं जिन्होंने, जैसे सावित्रीबाई फुले हुई, नांगेली हुई, महात्मा फुले हुए, बाबा साहब की पेंटिंग, मैंने इसमें बहुत सारी पेंटिंग बनाई जो उनकी जर्नी को दिखा सके, ताकि हमारा जो समाज है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते, बट मेरी पेंटिंग के थ्रू उस चीज़ को समझें, और जो हमारा जो सफरिंग है एज अ दलित होने के नाते, जो पूर्वज हमारे सफरिंग कर रहे थे, उसको समझें, उसको जान पाएं। तो ये मेरा सेकंड मिशन था। तो मैंने इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश की। अभी मैं उस पे काम कर ही रही हूँ। बहुत सारी पेंटिंग है जिस पे मुझे बहुत सारे लोग हैं, उसके ऊपर मुझे पेंटिंग अभी भी बनाना है, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हमें एज दलित होने के नाते हमें फाइट करना है अपने राइट्स के लिए। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है, और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSDIS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।